नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज तक्षक की टीम पहुंची है इस लौह नगरी में। यूँ तो इसे उद्योगों का शहर कहा जाता है। टाटा जी के नाम पे ये शहर बसा और कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारी कंपनीज़ टाटा घराने की यहाँ पे लगीं। और जब कंपनी लगी तो मज़दूर भी आए। कुछ यहाँ के स्थानीय मज़दूर थे, कुछ दूसरे राज्यों से माइग्रेट करके यहाँ पे मज़दूर आए। और जब मज़दूर आए तो मज़दूरों को संगठित करके उनका एक संगठन बनाया गया, उनके लिए एक यूनियन बनाई गई। और जब यूनियन बनाई गई तो उस यूनियन को, उस संगठन को नेतृत्व देने के लिए कुछ ऐसे योग्य लोगों की ज़रूरत महसूस हुई जो मज़दूरों की बात को प्रबंधन के सामने प्रभावशाली तरीके से रख सकेगा। और यूँ तो अगर मज़दूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की बात करेंगे तो जमशेदपुर की धरती इस मामले में बहुत ही उपजाऊ रही है। अगर कुछ पन्ने पलटेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, माइकल जॉन से लेकर के, वीजी गोपाल साहब से लेकर के, गोपेश्वर साहब से लेकर के कई ऐसे नाम इस लौह नगरी के मज़दूरों का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक मज़दूर नेता इस तरह से निकल के सामने आए कि उन्होंने एक ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक बिखेरी। और वर्तमान में ये करीब करीब 35, रिपीट करता हूँ मैं अपनी बात को, कि करीब करीब 35 औद्योगिक घराने जो हैं, 35 औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं, उनके मज़दूर संगठनों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ, प्रसिद्ध और प्रभावशाली मज़दूर नेता श्रीमान राकेश्वर पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये टाटा स्टील के कर्मचारी भी रहे। 43 वर्षों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद साल 2020 में ये सेवानिवृत्त हुए। लेकिन अभी उस पहलू में हम बाद में आएंगे। वर्तमान में हमारा आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि हमारी कुछ जिज्ञासाएं थी जो हम इनसे विदेश भी जाते हैं कई सारी मीटिंग्स में, तो वहाँ के जो मज़दूरों के हालात हैं और यहाँ के जो मज़दूरों के हालात हैं, किस तरह से तुलना करेंगे? अपने आप को संतुष्ट पाते हैं उन्हें सही मुकाम दिलवाने को लेकर के? पिछले दिनों हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हम लोग की मीटिंग थी ITUC की, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का, जहाँ पर 120 देश को लोग भाग लिए थे। तो उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि समस्याएं करीब एक ही तरह की सभी जगह हैं। जो समस्याएं भारत में हम लोग फेस कर रहे हैं वही अन्य देशों में वो लोग फेस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का भी जो ये माल प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करती है कंपनियां, वो केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहती है, वो दूसरे देशों में बेचते हैं और दूसरे देशों से माल हमारे देश में आता रहता है। तो उनके बीच जो एक कंपटीशन होता है उनके बीच है। जैसे हम INTUC के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बिलोंग करते हैं। करीब 7,000 भारत की यूनियनों का ये फेडरेशन है ऑल इंडिया में, जिसका मेंबरशिप करीब 3 करोड़ 40 लाख है। और उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीयन लीडर डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी है। तो ये समस्याएं हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं। उद्योगों में, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है। कल कारखाने में ऑफ कोर्स हम लोगों ने जहाँ पर नेतृत्व किया है वहाँ पैसे तो काफ़ी अच्छे मजदूरों को दिलाया गया अभी तक, काफ़ी अच्छे बोनस, और अभी भी कई कंपनियों में कर्मचारियों के बच्चों की नौकरी दिला रहे हैं। लेकिन वह पूरा भारत नहीं है, वह पूरी सभी कंपनियों का वो हालात नहीं है। आपकी पहचान जो है, आप मज़दूरों का प्रतिनिधि के तौर पे आपको जाना जाता है, प्रतिनिधित्व आप करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मसला आता है जहाँ पे मैनेजमेंट का अपना एक एजेंडा होता है और मज़दूरों का अपना एक एजेंडा होता है, तो किस तरह से तालमेल आप बिठाते हैं इन दोनों के बीच में? क्योंकि दबाव इनके तरफ से भी होता है और दबाव मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? एक प्रतिनिधि के रूप में अगर हम प्रबंधन को ये बात को समझा सकें कि एजेंडा दोनों का अलग अलग नहीं है। एजेंडा एक ही है कि आपको इंडस्ट्री चलाना है और इंडस्ट्री मजदूर के बगैर चल नहीं सकती, उनके सपोर्ट के बगैर। आपको मुनाफा कमाना है लेकिन मजदूरों की सहायता के बगैर आप मुनाफा कमा नहीं सकते हैं। तो फिर एजेंडा एक हो गया, इंडस्ट्री और कर्मचारी दोनों फलते फूलते रहें। और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो हमारी समस्याएं वो हमारे मजदूर से जुड़े हुए हों या इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, दोनों बैठ करके बातचीत करके निराकरण करना ही समस्या का तरीका है, समस्या का समाधान है। इस शहर की एक प्रथा है कि दुर्गा पूजा के आसपास बोनस का एक माहौल बनता है और मजदूर वर्ग एक उम्मीद भरी नज़र से देखता है यूनियन की तरफ। तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 35 यूनियन का आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी कोई डिमांड्स होती है, मैनेजमेंट बोलता है कि हम 10% देंगे, मजदूर बोलता है हम 20% देंगे। तो यहाँ इस दबाव को कैसे झेलते हैं आप? हम लोगों ने जमशेदपुर में जितने कल कारखाने हैं वहाँ प्रबंधन के साथ बैठ करके अब बोनस कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला बना लिया है। और जिस फार्मूला का रिलेशन कंपनी के प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी से, क्वालिटी, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी से है, तो अब ज़्यादा इशू नहीं होता है। अभी देखेंगे लास्ट बोनस में जमशेदपुर में जिस कदर हम लोग बोनस दिए हैं कर्मचारियों को, शायद ही भारत में कोई शहर हो, कोई उद्योग हो, इंडस्ट्री हो जहाँ इतना बोनस दिया जाता है। हम लोगों ने देश के कानून से बहुत ऊपर बोनस दिया है। हमारा देश का कानून अभी कहता है भारत में
कि मैक्सिमम बोनस 16,800 रुपये दिए जा सकते हैं, और हम तो 2-3-4 लाख रुपए तक बोनस कर्मचारियों को देते हैं जमशेदपुर में। एक बार मैनेजमेंट और यूनियन मिल करके एक फार्मूला बना लिया, उस फार्मूला पर दोनों का एग्रीमेंट है। कभी कभी उस फार्मूला के तहत थोड़े अगर बोनस कम भी आता है तो हम फिर आग्रह करके प्रबंधन से सपोर्ट उसमें लेते हैं और फिर उसको कुछ बढ़वा लेते हैं। अगर कभी भविष्य में आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, अपनी जीवनी पे कोई किताब लिखेंगे, तो एक मजदूर नेता के तौर पे अभी तक का जो सफ़र रहा, सबसे बड़ी उपलब्धि किस चीज़ को मानेंगे? वैसे ऐसा कोई प्लान तो है नहीं अपनी जीवनी लिखने का हमें, लेकिन इन केस ऐसी परिस्थितियाँ कुछ अगर पैदा भी होती हैं तो मुझे लगता है कि जब हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में इंटर किए थे, वो ज़माना था करीब 85, 86, 87, 88, 89 का, तो उस ज़माने में हमारी जो कंपनी थी टाटा स्टील ग्रोथ पे, जहाँ के हम एम्प्लॉय थे, वहाँ के यूनियन के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी दुबे जी, स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे जी, जो मुख्यमंत्री बिहार के थे, और श्री एस.एन. सिंह जी हमारे सीनियर लीडर जो महा जनरल सेक्रेटरी थे। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके जो परिवर्तन लाए थे उस ट्रेड यूनियन में हम, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना था। हमने एक बहुत लंबा स्ट्रगल करके तार कंपनी को खुलवाए थे, बहुत दिनों से वो बंद थी। टीन पेट कंपनी में बहुत स्ट्रगल करके उसको बचाए, उस कंपनी को लगता था बच जाए, बंद हो जाएगी वो कंपनी। ऐसे कई कार्य किए, और एक ऐसा भी कार्य हुआ जो नहीं होना चाहिए था हमारी लीडरशिप में, वो कंपनी बंद भी हुआ था, जिसको नहीं बचा सके लाख कोशिश करने के बाद भी। तो दोनों तरह के खट्टे मीठे अनुभव हैं जीवन में, कहीं सफल होते हैं, कहीं सफल नहीं भी होते हैं। कोई ऐसा एजेंडा आपका, कोई ऐसा सपना यहाँ के मजदूरों को लेकर के, या कोई ऐसा कसक है आपको कि और आप ऐसा कुछ कर पाते इनकी बेहतरी के लिए एक मजदूर नेता के तौर पे, तो ऐसा कुछ है मन में कि वो प्रपोज्ड है कि आप चाहते हैं कि मजदूरों के लिए वैसा कुछ करें? पहला नंबर सबसे बड़ा कसक तो ये है कि मुझे बहुत अफसोस है जो टायर की कंपनी जो बंद हो गई थी, वहाँ कर्मचारियों का जो रोज़गार चला गया था, रोजी रोटी चला गया था, वो बहुत ही ख़राब मतलब घटना घटी थी, और वो ये अभी हम भूल नहीं पाए हैं कि उनको नहीं बचा पाए हम। फिर भी अभी भी प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से कि शायद कुछ कर पाएँ आगे उनके लिए। कसक की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मुद्दा मेरे लाइफ में है कि जो कर्मचारी यहाँ कल कारखानों में काम करते हैं, उनका सबका अपना यहाँ घर होना चाहिए। वे सभी लोग करीब करीब कल कारखानों में काम करने के दौरान घर से उनका गाँव से रिश्ता टूट गया है। घर पर कुछ ज़मीन बारी भी था तो लोगों ने डिस्पोज कर दिया था, बेच दिया था, या भाइयों को दे दिया था। अब पूरी तरह से वो जमशेदपुर के हो गए हैं, तो उनका अपना घर होना चाहिए। और काफ़ी साल पहले टाटा स्टील मैनेजमेंट से टाटा की दूसरी कंपनियों में हम लोग बातचीत की थी, कोई एक लैंड लेकर एक्वायर करके सोसाइटी फॉर्म करके कर्मचारियों का वहाँ घर बनाकर उनको दे देना चाहिए, ताकि हमेशा वो रिटायरमेंट के बाद भी उनका बाल बच्चा परिवार उस घर में रहे। तो एक हम लोग का जरूर सपना है कि आने वाले दिनों में यहाँ कर्मचारी जो मजदूर भाई है, सबके पास एक घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, पानी बिजली की सुविधा होना चाहिए। 40 वर्षों तक आपने टाटा स्टील में सेवा अपनी दी, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आप लगे हुए हैं, तो 34-35 मजदूर संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के बाद आप कहाँ चूक गए, या आपने उसे कहीं इग्नोर किया? आप इसे सही शब्द अगर मैं इसे इस्तेमाल करूं कि टाटा वर्कर्स यूनियन जो शहर की सबसे बड़ी यूनियन है, वहाँ आपकी उपस्थिति नज़र नहीं आती है, ऐसा क्यों? नहीं, ये चूक नहीं है, ये हमारा निर्णय है, डिसीजन है, और पूरे होश हवास में हम लोग निर्णय लिया था कि टाटा वर्कर्स यूनियन में हमारे साथी लोग सब भाई लोग चलाते आए हैं। हमारे तो बॉस गुरु थे विजय गोपाल साहब, उन्होंने ही हमको प्रमोट किया था, उन्हीं से ट्रेनिंग मिली थी, और उनके जाने के बाद डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमारे गुरु हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ मुझे मिला है, या हम आज ट्रेड यूनियन लीडर बने हैं। तो ये हमारा बिगिनिंग का ये निर्णय ही था कि टाटा वर्कर्स यूनियन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा इंटक का ही एक्चुअली यूनियन है, और जहाँ कहीं भी हमारा इंटक का यूनियन अपनी यूनियन है, उसी संगठन के हम स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आज ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं भारत के। तो उसी इंटक के बैनर तले डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमको डेवलप कर रहे हैं, एक लीडर बना रहे हैं। तो इंटक की यूनियनों में क्यों इंटरफेयर है? जमशेदपुर शहर में इंटक के अलावा कोई यूनियन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई कारण ही नहीं दिखते हैं कि हम टाटा वर्कर्स यूनियन में जा करके अपना यूनियन नेतागिरी करें। हम टाटा वर्कर्स यूनियन के जो हमारे लीडर्स हैं, उनको सहयोग करना, बाहर से उन्हें मजबूत करना, और वहाँ औद्योगिक शांति बने, टाटा स्टील में बना रहे, उसमें हमारी भूमिका है, वो हम काम कर रहे हैं। आपने जब ये मजदूर यूनियन की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो किसे अपने आदर्श के रूप में देखा था? विजय गोपाल साहब हमारे आदर्श थे। और अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक ट्रेड यूनियन लीडर को देखने की बात करें, जिसे गुरु माने या जिसको बेंचमार्क मानकर चलें कि ये ऐसा नेता आदमी को होना चाहिए, वो डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं, जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। एक और विषय पे आपसे बात करना चाहेंगे पांडे जी, की वर्तमान हालात में अगर कोई कंपनी चल रही है तो वहाँ एक मैनेजमेंट एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा यूनियन होता है। लेकिन कोई घटना घट जाए, किसी मजदूर को चोट लग जाए, किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए, या कोई होनी अनहोनी ऐसी कोई बात होती है, तो राजनीतिक दल भी वहाँ अपनी उपस्थिति, अपनी धमक दर्ज कराते हैं। तो इस दखल को आप किस रूप में देखते हैं? ये सही है या गलत?
इसको सही और गलत शब्दों में नहीं व्याख्या किया जा सकता है। हमें लगता है कि जब किसी कल कारखाने में दुर्घटना होती है या कल कारखाने के बाहर भी दुर्घटना होती है तो राजनीतिक दल के लोग भी आते हैं, और राजनीतिक दल के लोग भी तो समाज के लिए काम करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको सपोर्ट के लिए वहाँ जाते हैं। तो इसको हम कुछ अदरवाइज नहीं लेते हैं। केवल इतना ही हम रिक्वेस्ट करेंगे राजनीतिक दलों से कि जहाँ पर यूनियन मैनेजमेंट मिलकर आपस में आसानी से बढ़िया से फैसला कर सकता है, रास्ता निकाल सकता है, वहाँ वो यूनियन को सपोर्ट करें, यूनियन को मदद करें कि यूनियन आगे बढ़कर कोई रास्ता निकाल ले। कल कारखाने को बंद करने से, तोड़ फोड़ करने से आप कुछ मजदूर को फ़ायदा नहीं दिलाते हैं। मजदूर को हेल्प करने जा रहे हैं, और जिसमें सैकड़ों और हज़ारों मजदूर काम करते हैं, उनकी परिवार उन पर निर्भर करती है, उस उद्योग को डिस्टर्ब करके आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों से और इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप वहाँ के यूनियन लीडर को सपोर्ट करें, यूनियन लीडर से बात करें। यूनियन लीडर और मैनेजमेंट खुद ही बात करके समस्या का समाधान कर लेती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद। तो ये जो राकेश्वर पांडे के रूप में ये जो गंगा बही है, इसका आपने क्या सोच रखा है? ये समापन कहाँ पे होगा? ये किस सागर में जाके मिलेगी? राजनीतिक रूप से आपकी एंट्री होगी या मजदूर हितों की लड़ाई लड़ते हुए आपने भी कोई अपना एक एजेंडा तय किया होगा, कोई ऐसा एम सेट किया होगा कि मैं वहाँ रुकूंगा? मैं तो आपको बताया कि मैं तो वीजी गोपाल साहब का शिष्य हूँ, लेट वीजी गोपाल साहब का, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी का बिल्कुल फॉलोअर हूँ, और 0-0 इन्हीं के मार्ग पर चलता हूँ। और ये दोनों ऐसे नेता हैं जो पूरा जीवन अपना ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ ही गुजार दिया है, मजदूर सेवा में ही। तो मेरा भी वही उद्देश्य है जीवन का कि मजदूरों की सेवा करते करते निकल जाए जीवन। राजनीति में वैसा कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगा करके राजनीति में एमएलए एमपी बनना मेरे प्रयास में नहीं जुड़ा हुआ होता हूँ। लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ पक्का, मैं एकदम दिल से कांग्रेस को मानता हूँ अपना पार्टी, और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और लेकिन ऐसा कुछ मेरा अभी प्लान नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, टिकट के लिए ज़्यादा प्रयास करना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी भी कह लें, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो कई लोग अपनी फरियाद लेकर या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इनके पास पहुँचे, और मजदूर नेता के तौर पे कहीं ना कहीं सर्वमान्य है इस लौह नगरी में। तो बेबाक बातचीत हमारी रही श्रीमान राकेश्वर पांडे जी से, जिसमें इन्होंने बताया कि एक कसक है टायो बंद होने का, कि उसे बंद होने से बचा नहीं पाए। दूसरा, हमने इनसे पूछा कि कोई ऐसा सपना यहाँ के मज़दूरों के हित को लेकर के आपके मन में पल रहा है, तो इन्होंने साफ कहा कि जो मज़दूर अपना जीवन यहाँ पे समर्पित कर देते हैं, 35 से 40 साल यहाँ पे सर्विस करने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है, तो वैसे मज़दूरों के लिए यहाँ पे कोई कॉलोनी बनाई जाए, कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र यहाँ पे विकसित किया जाए। तो ये इनका सपना है। राजनीति में आने का इनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन प्रयास इनकी तरफ से नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामना पांडे जी को, और हम फिर मिलेंगे। मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ। धन्यवाद।